दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स संगठन में 5 नए सदस्य जुड़े, जिससे ब्रिक्स संगठन में न केवल जनसांख्यिकीय वृद्धि हुई बल्कि आर्थिक तौर पर, भू रणनीतिक तौर पर भी इस संगठन का महत्व बढ़ता दिखाई दे रहा है। यही इन फोकस में आज हमारा टॉपिक होगा। इस ब्रिक्स संगठन में जो बढ़ोतरी हुई है, इसके संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को हम समझने का प्रयास करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम होगा, क्या ब्रिक्स विस्तार से बदलेगा दुनिया का संतुलन। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है, यानी 5 नए सदस्य जुड़ने से ब्रिक्स आने वाले समय में किस प्रकार से वैश्विक शक्ति संतुलन में परिवर्तन कर सकता है। इसके कारण ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है और इसलिए हमारी चर्चा का विषय है। इसके बाद हम देखेंगे कि विस्तार से किस प्रकार से जो 5 देश जुड़े हैं ये ब्रिक्स के महत्व में वृद्धि करते हैं, किस प्रकार से उसकी आर्थिक ताकत को, किस प्रकार से जनसांख्यिकीय तौर पर उसको प्रभावित करेंगे। इस पक्ष में इस पूरे मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे। फिर देखेंगे कि क्या ब्रिक्स में किसी प्रकार के मतभेद हैं, और अगर मतभेद हैं तो वो मतभेद किस किस तरह से हैं और सहयोग करने के सामान्य आधार पर किस तरह से ब्रिक्स आगे बढ़ने में सक्षम है। इसी के एक उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि किस प्रकार ब्रिक्स नेतृत्व में रूस को लाभ हो सकता है और किसी भी अन्य देश के लिए ब्रिक्स संगठन में शामिल होना किस प्रकार से राजनयिक विकल्प प्रदान करता है। इसके संदर्भ में यह पक्ष महत्वपूर्ण हो जाता है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यह आईएएस की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ेगा। और साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अब से आपको लगातार टेलीग्राम चैनल पर इन फोकस की पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जा रही है। तो आईएएस इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर आप किसी भी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। आप में से कई छात्र द्वारा लगातार पीडीएफ फाइल की डिमांड की जा रही थी। सबसे पहले देखते हैं कि जो ये विस्तार हुआ है, 5 नए सदस्य शामिल हुए हैं। आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2024 से 5 नए सदस्य जुड़े हैं। 2 सदस्य अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के हैं, अफ्रीकी महाद्वीप के हैं। कौन कौन से हैं? एक सदस्य है मिस्र और एक है इथियोपिया। इसी के अलावा 3 एशियाई देश हैं। कौन कौन से हैं? ईरान, सऊदी अरब जुड़ा है और यूनाइटेड अरब एमिरेट जुड़ा है, संयुक्त अरब अमीरात जुड़ा है। ये 5 सदस्य जुड़े हैं। इनके साथ ही एक छठा देश, साउथ अमेरिकन देश अर्जेंटीना को भी जुड़ना था, लेकिन अर्जेंटीना ने फिलहाल ब्रिक्स संगठन में शामिल होने से इनकार कर दिया है। तो 5 सदस्यों को यह सदस्यता 1 जनवरी 2024 से मिली है और इसका फैसला, इनको सदस्यता देने का फैसला अगस्त में दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हुई ब्रिक्स बैठक में लिया गया था। अब अगर ये 5 सदस्य शामिल हो गए हैं तो ब्रिक्स संगठन की शक्ति में किस प्रकार से बढ़ोतरी करते हैं, इसके कुछ आंकड़े देख लेते हैं। विश्व बैंक 2022 के आंकड़ों के अनुसार जो ब्रिक्स संगठन का टोटल वैल्यू बढ़ जाता है, टोटल वैल्यू $30.8 ट्रिलियन का बैठता है। इसमें आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि इसमें अर्जेंटीना के भी आंकड़ों को शामिल किया गया है, क्योंकि ये आंकड़े प्रारंभ के हैं जब अर्जेंटीना को भी शामिल होते हुए दिखाया जा रहा था। अर्जेंटीना की जीडीपी की वास्तव में बहुत बड़ी नहीं है, तो आंकड़ों में बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। तो ब्रिक्स संगठन में 5 सदस्य शामिल होने के बाद ब्रिक्स देशों का जो टोटल जीडीपी हो जाता है वो 30.38 यानी $30.8 ट्रिलियन बैठता है। जो वैश्विक जीडीपी, जो टोटल जीडीपी है वो 96.51 ट्रिलियन है, यानी वैश्विक जीडीपी के लगभग 1/3 के बराबर ये वैल्यू बैठता है। और इसको अगर आप संख्यात्मक दृष्टिकोण से देखें तो लगभग ये वैश्विक जीडीपी के 29% के बराबर जीडीपी का योगदान है, जो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ताकत को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से अगर हम तेल उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें तो प्रतिदिन उत्पादन में जो हिस्सेदारी है वो ब्रिक्स देशों की इन 5 सदस्यों को शामिल करने से 20.4% से बढ़कर के 43.1% हो गई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़े आंकड़े को प्रदर्शित करती है। सऊदी अरब ब्रिक्स देशों में अब सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश होगा, क्योंकि वो प्रतिदिन 12,136 बैरल तेल का उत्पादन करता है। और उसी प्रकार यूएई उसके बाद होगा जो 4,020 बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन करता है। वहीं विश्व के
टॉप 10 तेल उत्पादक देशों में ईरान भी शामिल है। और जाहिर सी बात है कि इन देशों के शामिल होने से ब्रिक्स देशों का जो पूंजी संग्रहण की जो ताकत है वो उसमें महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि होगी। इसी तरह से अगर हम वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के आंकड़ों पर ध्यान रखें तो वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में भी ब्रिक्स देशों की जो भागीदारी है वो 18.28% से बढ़कर के अब 20.58% हो जाएगी। इसमें भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ोतरी हो रही है। वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में सबसे बड़ी भागीदारी ब्रिक्स देशों में चीन की है, जो पूरे विश्व में वैश्विक निर्यात का 12% के बराबर है, और भारत वैश्विक निर्यात में जो भागीदारी रखता है वो 2.5% की रखता है। ब्रिक्स संगठन की शुरुआत के दौरान जो चीन की भागीदारी थी वैश्विक निर्यात में वो 7.87% थी। तो ब्रिक्स में शामिल होने के बाद इस प्रकार से चीन के वैश्विक निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 5 देशों की शामिल होने से जनसंख्या में भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ोतरी हुई है। 40.9% से बढ़कर के अब वैश्विक जनसंख्या में जो भागीदारी है ब्रिक्स देशों की 10 देशों की वो 46% के बराबर हो जाएगी, यानी लगभग आधी हो जाएगी। तो महत्वपूर्ण रूप से चाहे जीडीपी हो, चाहे तेल उत्पादन हो, चाहे वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात हो, और चाहे जनसांख्यिकी स्तर पर हो, ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण संगठन होने जा रहा है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर ये महत्वपूर्ण संगठन होने जा रहा है तो किस प्रकार से अलग अलग तरह के वैश्विक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। कई एक्सपर्ट्स द्वारा बताया गया है कि भले ही ब्रिक्स संगठन का विस्तार हो रहा हो, लेकिन इसमें अपने तरह के कई मतभेद हैं, और अगर मतभेदों को भुला करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर काम किया जाएगा, कॉमन गोल के साथ काम किया जाएगा, तभी ये संगठन महत्व प्राप्त कर सकता है। तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि अगर मतभेद हैं तो किस तरह के हैं। जैसे कई तरह के मतभेदों को अभिव्यक्त करता है। नील नदी के पानी पर झगड़ा नए सदस्य देशों में है, इजिप्ट के बीच और इथोपिया के बीच। आप जानते हैं कि जो नील नदी का उद्गम है वो 2 जगहों से होता है, व्हाइट नील और ब्लू नील। व्हाइट नील का जो उद्गम है वो लेक विक्टोरिया से तंजानिया से है, और वो साउथ सुडान से होते हुए मिस्र में प्रवेश करती है। और उसी तरह से जो ब्लू नील का उद्गम है वो इथोपिया में स्थित लेक टाना से है। ब्लू नील ही वह नील है जो वास्तव में इस नील नदी को ऊर्जावान बनाती है, क्योंकि ये इस तरह के क्षेत्र से निकल करके आती है जो कई तरह के मिनरल इसके पानी में होते हैं, और इस जल को काफी भूमि के दृष्टिकोण से उपजाऊ बनाती है। ब्लू नील और व्हाइट नील का जो मर्ज होता है, जो आपस में जुड़ती हैं, ये सूडान की राजधानी खार्तूम में जुड़ती है। तो नील नदी के पानी को लेकर के मिस्र और इथोपिया के बीच मतभेद हैं, और अब ये मतभेद ब्रिक्स देशों में भी झलक सकते हैं। उसी प्रकार से मध्य पूर्व में और फारस की खाड़ी में वर्चस्व को लेकर सऊदी अरब और ईरान हमेशा से एक दूसरे के आमने सामने रहे हैं। तो ब्रिक्स देशों के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी कि इन मतभेदों को किस प्रकार से अभिव्यक्त या किस प्रकार से संगठन पर हावी न होने दिया जाए। इसी तरह से ब्रिक्स में जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में सर्वसम्मति का पालन किया जाता है। इससे यह भी बात निकलती है कि किसी भी एक देश को अपने खास तरह का एजेंडा इस संगठन में चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि जब हर विषय पर सर्वसम्मति से निर्णय लेना होगा तो कोई भी एक पर्टिकुलर देश अपने एजेंडे को लागू नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये मिस्र की स्थिति है और ये इथोपिया की स्थिति है। इथोपिया में लेक टाना से यहाँ निकलती है ब्लू नील, और यहाँ से लेक विक्टोरिया से निकलती है व्हाइट नील, और ये खार्तूम में सूडान की राजधानी में मिलती है। एक बुनियादी सहमति कहीं ना कहीं बनानी पड़ेगी अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था में, अगर ब्रिक्स को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। और इस सहमति के कई पक्ष हमें दिखाई देते हैं। किस प्रकार से सहमति के पक्ष दिखाई देते हैं कि अगर अलग अलग देशों को ब्रिक्स सदस्यता मिलती है तो न केवल उनके राजनयिक विकल्प बढ़ते हैं, बल्कि वो अपनी स्वतंत्रता से भी निर्णय ले सकते हैं। जैसे कि सामान्य तौर से ब्रिक्स संगठन को कई बार एंटी वेस्टर्न भी कहा जाता है, लेकिन इस पर भारत का दृष्टिकोण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और कई एक्सपर्ट का मानना है कि वस्तुतः ब्रिक्स के अधिकांश देशों का वही दृष्टिकोण है वेस्टर्न कंट्रीज के प्रति जो भारत का दृष्टिकोण है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, इंडिया इज नॉट वेस्टर्न, इंडिया इज नॉट एंटी वेस्टर्न। भारत पश्चिम नहीं है और भारत पश्चिम के खिलाफ नहीं है।
ब्रिक्स के अधिकांश देशों का यही दृष्टिकोण रहने वाला है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा नहीं, ब्रिक्स संगठन का भी इतना ज्यादा प्रभाव नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी देश के शामिल होने से उसका दर्जा बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, लेकिन भू रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में पक्ष लेने से बचने का एक रास्ता बनता है। आप जानते हैं हाल ही में एक ध्रुव क्रिएट हो रहा है, एक ध्रुव बन रहा है। चीन, रूस और वेस्ट कंट्रीज का लगातार अलग अलग मुद्दों पर ये भिन्न राय अभिव्यक्त करते रहे हैं। तो किसी भी इस तरह की प्रतिस्पर्धा से बचने का एक महत्वपूर्ण रास्ता ब्रिक्स संगठन है, और ये एक प्रकार की स्वतंत्रता भी देता है, स्वतंत्रता की सुरक्षा देता है अपने विचारों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अभिव्यक्त करने का, और साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूत करता है अलग अलग मंचों पर, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि अधिकांश देश जो हैं वो ग्लोबल साउथ के हैं, और भारत ग्लोबल साउथ का लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधित्व करने की कोशिश कर रहा है। तो ये मतभेद है, लेकिन मतभेद के साथ साथ कुछ सामान्य आधार भी है जिसके माध्यम से ब्रिक्स संगठन आगे बढ़ सकता है। अब आप जैसे कि जानते हैं कि ब्रिक्स नेतृत्व से रूस को क्या लाभ होगा। अब इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार से न केवल ईरान को एक राजनयिक विकल्प की उपलब्धि होती है, बल्कि जिस प्रकार से रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और रूस के राष्ट्रपति को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ एक वारंट जारी किया हुआ है, उसके संदर्भ में किस प्रकार से रूस ब्रिक्स संगठन का इस्तेमाल कर सकता है, और जो अन्य देशों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र हो सकता है, क्योंकि उनको लगेगा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसा है जो आपको वेस्टर्न डोमिनेटेड यानी पश्चिमी देशों द्वारा जो वर्चस्वशाली संगठन है उनके एक विकल्प के रूप में रास्ता देता है। तो इसके संदर्भ में रूस को लाभ क्या है? रूस को लाभ का अप्रोच हमने इसलिए अपनाया है, इस पक्ष को इसलिए लिया है क्योंकि 1 जनवरी 2024 से जो अध्यक्षता है ब्रिक्स संगठन की, ये रूस के पास गई है, क्योंकि इस साल अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स संगठन की जो बैठक है वो रूस के कजान में हो रही है। तो ब्रिक्स संगठन की जो अध्यक्षता है वो रूस के पास चली गई है। दिसंबर 2023 में आप इसको भी देखिए कि ब्रिक्स संगठन में 2 नए देश शामिल हुए, कौन कौन से? सऊदी अरब और यूएई। दिसंबर 2023 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इन दोनों देशों की यात्रा की, और यह दिखाता है कि किस प्रकार से इन दोनों देशों द्वारा पुतिन का भव्य स्वागत किया गया। यानी वेस्टर्न कंट्रीज जिस प्रकार से रूस को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं हो पाया, और इसकी झलक ब्रिक्स संगठन में भी देखने को मिलेगी। रूस के पास क्योंकि अध्यक्षता चली गई है, तो घरेलू स्तर पर रूस क्या करने की कोशिश करेगा? घरेलू स्तर पर वो प्रदर्शित करेगा कि वेस्टर्न कंट्रीज ने, पश्चिमी देशों ने उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस प्रकार से अलग थलग करने की कोशिश की उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, और वह पश्चिम के आर्थिक प्रतिबंधों को दरकिनार करने में सक्षम हो गया। और उसकी यही अप्रोच होगी कि वो ब्रिक्स संगठन का प्रयोग अपने कच्चे माल को और अन्य उत्पादों को बेचने के लिए करे, अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए करे, ताकि उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके और लाभप्रद रूप से अपने कच्चे माल को वो बेच सके। रूस और हाल ही में आप जानते हैं वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा रूस और ईरान के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई अलग अलग स्तरों पर। इन दंडात्मक कार्रवाई को आप कई तरह से देख सकते हैं, जैसे कि आईसीसी के निर्णय के बारे में हमने अभी आपको बताया कि इस प्रकार से 17 मार्च 2023 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी किया, और उसी तरह से इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम जिसको स्विफ्ट के नाम से जाना जाता है, इससे भी इनको बाहर कर दिया गया। तो इस तरह की दंडात्मक कार्रवाइयों से बचने के लिए ब्रिक्स संगठन एक महत्वपूर्ण विकल्प उपलब्ध कराता है, और साथ ही अलग अलग देशों को प्रेरित करता है कि वो अपने जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था है, पश्चिमी देशों द्वारा वर्चस्वशाली है, पश्चिमी देशों का उसमें वर्चस्व है, उसका वो विकल्प तलाशने का प्रयास करें। और उसी विकल्प तलाशने के प्रयास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात ने चीन को और भारत को जो तेल निर्यात किया है उसके अंतर्गत घरेलू मुद्रा का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि हालांकि ब्रिक्स देश का कोई भी प्रशासनिक कार्यालय नहीं है, प्रशासनिक कार्यालय न होने के बावजूद भी ब्रिक्स ने अपना एक न्यू डेवलपमेंट बैंक, एक वित्तीय संस्थान खड़ा किया है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। और हाल ही में ये इन देशों के शामिल हो जाने से, 5 नए देशों के शामिल हो जाने से
इसकी जो पूंजी ग्रहण करने की ताकत है, इसकी जो अलग अलग देशों के नेशनल प्रोजेक्ट को वित्त पोषण करने की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी और न्यू डेवलपमेंट बैंक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में उभर सकता है। उसी तरह से अलग अलग देशों के संप्रभु ऋण जो कि सॉवरेन डेट है उसकी समस्या से निपटने के लिए देशों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का रुख करना पड़ता है। लेकिन अगर ब्रिक्स देश अपने इस एनडीबी को और ज्यादा पूंजी संग्रहण में सक्षम हो गए तो संप्रभु ऋण की समस्या से निपटने के अंतर्गत भी ये भूमिका निभा सकता है। और इसके अंतर्गत श्रीलंका का उदाहरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक द्वारा अलग अलग ऋणों पर तरह तरह की शर्तें लगाई जाती हैं और उन शर्तों से बचने के लिए जरूरी है कि एक नई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था खड़ी की जाए। तो इसके संदर्भ में एनडीबी का भी महत्व बढ़ सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह भी है कि आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी होगा वैल्यूज बनाम इंटरेस्ट का। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि जो ऑलरेडी हम स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक व्यवस्था है उसमें मानवाधिकार का मुद्दा, लोकतंत्र का मुद्दा विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहता है और धीरे धीरे इस तरह के संगठनों के उभरने से, ब्रिक्स जैसे संगठनों के उभरने से जिसमें अलग अलग देशों के अपने व्यक्तिगत हित विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, तो हित का मुद्दा, इंटरेस्ट का मुद्दा ज्यादा प्रभावी हो सकता है, कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है। तो ये पूरा मुद्दा था ब्रिक्स संगठन का इस प्रकार से वैश्विक प्रभाव बढ़ सकता है। इस टॉपिक से संबंधित अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित होगा? आपके ऑप्शंस हैं भारत, चीन, ब्राजील या रूस। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।